तो देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, इंक्रीजिंग फंक्शन किसको कहते हैं वो देखते हैं। अ फंक्शन हुज वैल्यू या विच ऑलवेज इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है? अ फंक्शन हुज वैल्यू डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए इसको ग्राफ से समझते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें अगर x की वैल्यू हम बढ़ाते चले जाएं तो और उसके साथ साथ y की भी वैल्यू बढ़ती चली जाए तो वैसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। जैसे कि ये मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, ये देखिए यहां पे x और यहां पे ये x1 है अगर और ये x2 है, तो देखिए x2 जो है वो बड़ा है x1 से, ग्राफ में दिख रहा है हमें, तो इस पे फंक्शन की वैल्यू भी जो है वो बड़ी है, ठीक है। तो विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। x की वैल्यू जब हम बढ़ाते चले जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है, ऐसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? जैसे ये देखिए आप, ये अपना x1 है और ये x2 है। देखिए यहां पे x2 तो x1 से बड़ा है, लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू है f ऑफ x2 वो क्या f ऑफ x1 से बड़ी है? नहीं। देखो ये f ऑफ x2 ये छोटा है और ये बड़ा है, यानी कि दिस इज लेस देन f ऑफ x1। तो इस केस में इसको हम फंक्शन को क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही सेंस निकल रहा है, ये इंक्रीजिंग मतलब ये बढ़ता हुआ होगा, ये डिक्रीजिंग मतलब ये घटता हुआ चला जाएगा। तो अगर x2 बड़ा है x1 से तो f ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x1 फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, और फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन if x2 is greater than x1 then f of x2 will also be greater than f of x1। तो इसको हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। अब इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों यहां पे मैंने कुछ ग्राफ ड्रॉ किए हैं। इस कॉलम में इंक्रीजिंग फंक्शन मैंने लिखा है और यहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा है। देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन, जैसे ये वाला फंक्शन है मेरे पास, ये पहले यहां से यहां तक इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ी देर कांस्टेंट रहा, फिर इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ी देर कांस्टेंट रहा और फिर इंक्रीज हुआ। ये वाला फंक्शन इंक्रीज हुआ, कांस्टेंट रहा, फिर इंक्रीज हुआ। ये फंक्शन जो है हमेशा कांस्टेंट है, ठीक। ये फंक्शन जो है ऑलवेज इंक्रीज हो रहा है। देखिए इस फंक्शन को, ये जो ग्राफ है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा, क्योंकि ये वैल्यू मतलब ऑलवेज बढ़ती ही चली जा रही है, कहीं पे भी कांस्टेंट भी नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को, ऐसे ग्राफ को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ कहेंगे। इस इंक्रीजिंग में क्या है? पहले इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, मतलब ये कभी भी डिक्रीज नहीं हो रहा है, या तो कांस्टेंट है या ऑलवेज इंक्रीजिंग है। तो ऐसे ग्राफ को, ऐसे फंक्शंस को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। इसको हम नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी कहते हैं। किसी किसी बुक में इसको नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी लिखा होगा, मतलब कि ये डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, या तो कांस्टेंट है या इंक्रीज हो रहा है। अब ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। ये तो ना ही ऑलवेज इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज, तो इसको हम नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग कहेंगे। ये होगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। अब यहां पे जो मैं बताने वाला हूं इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं यहां का बताने जा रहा हूं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। देखिए यहां ये जो अपने पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसके किसी पॉइंट पे मैं अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, जैसे इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये जितने भी जो मैं टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा हूं ये एक्स एक्सिस के साथ ऑलवेज एक एक्यूट एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। एट एनी पॉइंट ऑन अ
strictly increasing function on any point on a strictly increasing function, the tangent drawn always makes an acute angle with x axis। ये x axis के साथ ऑलवेज एक्यूट एंगल फॉर्म कर रहा है, यानी वो जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 90 डिग्री से कम है। अब ये बताइए जितने भी एंगल्स है, मान लीजिए θ1, θ2, θ3 एंड सो ऑन, तो इन सब का tan अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या बताएगा, वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, यानी कि tan थीटा विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0। देखिए tan थीटा जो है वो क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। ये क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ क्या होगा, टेंजेंट होगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया है 11th क्लास में, मैंने आप लोगों को बताया है किसी भी लाइन का के स्लोप का मतलब क्या होता है, द एंगल मेड बाय एनी लाइन विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ दैट लाइन। तो tan थीटा इज द स्लोप ऑफ दीज टेंजेंट्स। अगर θ1 लिखोगे तो इसका स्लोप आ जाएगा θ2, θ3, अलग अलग टेंजेंट्स के अलग अलग स्लोप होंगे। तो मैंने जनरल किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया है उसका एंगल मैंने थीटा मान लिया है और उसका स्लोप हो गया tan थीटा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ग्रेटर देन 0। अब डिफरेंशिएशन में जो है हम लोगों ने टेंजेंट एंड नॉर्मल में भी पढ़ा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, f डैश x से। इसको हम ग्रेडियंट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ग्रेडियंट फंक्शन कहते हैं। समझ में आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास एक कंक्लूजन यहां से निकलता है कि फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ग्रेडियंट फंक्शन विल बी ग्रेटर देन 0, यानी कि x का वो इंटरवल जिसके लिए f डैश x पॉजिटिव हो उस पार्ट पे फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक, अब यहां पे देखते हैं फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, यहां से यहां तक तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, फिर थोड़ी देर कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज, फिर ये। तो जब कांस्टेंट होगा तो यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो सकता है। जब कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब क्या है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होगा। यानी कि इस केस में यहां पे अपने पास f डैश x जो है, देखिए यहां के लिए ग्रेटर देन 0 मिलेगा, यहां इक्वल टू 0, यहां पे इक्वल टू 0, यानी कि यहां पे इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। अब इस पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और इसी तरीके से डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी देखते हैं डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए अब उसी तरीके से डिक्रीजिंग फंक्शन और इसको नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन भी कहेंगे, जैसा पहले वाले पार्ट में देखा हमने। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन सेम, यहां पे भी क्या है, फंक्शन पहले डिक्रीज हुआ, फिर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रहा, फिर डिक्रीज हुआ। तो यहाँ इसको ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन, या इसको हम नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन भी कह सकते हैं। ये फंक्शन क्या है, ऑलवेज डिक्रीज ही हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पे f डैश x जो है वो लेस देन 0 होगा, और यहाँ पे f डैश x जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, देखिए कैसे, अगर मैं अब इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो x एक्सिस के साथ कैसा एंगल फॉर्म करेगा, ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म कर रहा है, मतलब मोर देन 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। यानी कि जो थीटा आएगा वो थीटा हमारे पास यहाँ 90 डिग्री से बड़ा है, यानी कि tan थीटा जो है वो लेस देन 0 होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो tan थीटा इज लेस देन 0, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज लेस देन 0, यानी कि
एफ डैश एक्स इस वाले पार्ट के लिए क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, और इस वाले पार्ट के लिए एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, और इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। अब हमें करना क्या है, बस एफ डैश एक्स निकालना है और इस इनइक्वेशन को सॉल्व करके एक्स का वो इंटरवल लिखना है जिसके लिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। ठीक है।